हेलो फ्रेंड्स, जीके ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार एसएससी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि साइंस का तैयारी अच्छा से हो, तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरे ही संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक अपलोड किया जाएगा और आप इस चैनल से अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए आज से हम अपना केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। यह केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है और इसका अभी थ्योरी क्लास चलेगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना और ये रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों और परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कंपोजिशन क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसी में ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवाजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केमिस्ट्री आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा एंटोनी लेवाजियर को। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? एंटोनी लेवाजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अब और आगे देखें। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है। यानी रसायन शास्त्र का उत्पत्ति किससे हुआ है? तो मिस्र में एक पाया जाता था मिट्टी, उस मिट्टी का नाम था केमी। केमी का मतलब होता है दोस्त, केमी का मतलब होता है काला। ठीक है, एक तरह का वहाँ पे मिट्टी पाया जाता था, उसका अर्थ होता है काला। रसायन विज्ञान का जन्म याद रखिएगा ये मिस्र में हुआ है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये मिस्र में हुआ है। और किससे हुआ है? तो केमी शब्द से हुआ है। और केमी का मतलब क्या होता है? काला मिट्टी होता है। इसका जन्म मिस्र में हुआ है, रसायन विज्ञान का जन्म। आगे बढ़ते हैं। तो रसायन अध्ययन की सुविधा के अनुसार केमिस्ट्री को 3 भागों में आगे बांट दिया गया है। देखिए दोस्त, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है ये अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक। तो हम लोग ये तीनों को यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो जो एग्ज़ाम में जरूरी है वही चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आप चिंता ना करें, यहाँ से आपका पूरा ही संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं तीनों का मतलब क्या होता है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का। तो चलिए दोस्त, पहला बात करते हैं भौतिक रसायन का। भौतिक रसायन में क्या होता है? इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी अणु जो होता है इसके भौतिक गुणों और उनकी भौतिक संरचना के रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भी इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा एक भी, ये छोड़ देते। आगे बढ़ते हैं। अब बताए कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड्स का तथा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक यौगिकों और तत्वों के और अन्य तत्वों से क्रिया कैसे होता है इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन में। जैसे ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक और प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक में क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक मतलब जो गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक में।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे धातु, खनिज, सेल, रेडियो एक्टिव पदार्थ और ये तत्व आदि के बारे में अकार्बनिक में पढ़ते हैं। तो ये तो था केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसा आता है पदार्थ। यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होता है पदार्थ। पदार्थ यानी सब्सटेंस या इसको मैटर भी कहते हैं। कहता है वह वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार हो पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, हवा जो है, हवा जैसे बैलून में हवा भर देते हैं तो बैलून भारी हो जाता है, उसका वजन हो जाता है। पानी, पानी जो है ये इसका भार भी है और ये जगह भी घेरता है। गैस इत्यादि ये सभी पदार्थ है, जो कि आप लगभग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। तो ये तो था हमारा पदार्थ। अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए दोस्त, पदार्थों का वर्गीकरण जो है, यानी पदार्थ तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ये पदार्थ है, पदार्थ का एक भाग भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। ये दोनों पर बांटा गया है। जैसे भौतिक में एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। और आगे यहाँ पे देखेंगे और तो रासायनिक को भी बांटा गया है। रासायनिक को बांट दिया गया है शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। तो देखो अब होता है इसका टॉपिक जो बड़ा है, रासायनिक वर्गीकरण का टॉपिक बड़ा सा है। अब रासायनिक में क्या हो जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध वाला पदार्थ को ये 2 तरीक़ा से होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अब मिश्रण जो है वह समांगी होता है और एक विसमांगी होता है। तो यहाँ पे और बता दिया आगे कि आपको तत्व जो है, तत्व को भी आगे बांटा गया है। एक होता है धातु और एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। यौगिक भी होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। याद रखिएगा, फिर से आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से डिलीट करके। यहाँ पे देख लीजिए भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। वीडियो को रोक के अपना कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से। यह है पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक को बांटा गया ठोस, द्रव, गैस में और रासायनिक को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ को आगे बांट दिया गया तत्व और यौगिक में, मिश्रण को समांगी और विसमांगी में। आप चिंता ना करें, आपको बहुत सारे ट्रिक्स है या हम आपको अच्छे से समझाने का और याद कराने का मेरे पास ट्रिक्स है, जो कि आगे आपको बताएंगे। तो तत्व में भी होता है धातु और अधातु, उपधातु। यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ है उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। आप पढ़े भी होंगे, ये सारी चीज़ें पहले से पढ़े हैं, बस एक बार इसका रिवीजन करा देना है। और आगे जो है वह टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, जहाँ पे आपको ट्रिक्स का काम पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे बता दें पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार से भी बताया गया है। एक होता है ठोस, एक द्रव और एक गैस। वैसे तो ये आगे बताएंगे कि 5 होता है। तो ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो देखिए जो ठोस होता है, तो ठोस में देखिए इसके सभी कण एकदम बिल्कुल पास होते हैं। यहाँ से इसको समझते चलिए, क्योंकि आगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। द्रव में जो कण होता है वह थोड़ा सा दूर पे होता है इसके तुलना में। यहाँ पे इसके कण थोड़ा दूर होते हैं। और जो गैस के होते हैं ये इसके भी कण बहुत दूर होते हैं, मतलब ये काफ़ी दूर होते हैं। मतलब सबसे ठोस में जो होता है कण बिल्कुल पास होता है, सटा रहता है। और द्रव में उससे थोड़ा सा दूरी पर रहता है, ठीक है। और गैस में उससे भी काफ़ी दूरी पर रहता है इसके कण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ठोस में। देखिए करा है ठोस, इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। यानी ठोस को आप जिस बर्तन में रखिएगा वो उसी का आकार और इसका आयतन जो है ना निश्चित होता है। जैसे पत्थर है, पत्थर इसका आकार और आयतन निश्चित है, कोयला इत्यादि। द्रव है, द्रव में क्या होता है, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। यानी द्रव जो होता है इसका आयतन जो है वह निश्चित है। अगर कोई पानी 1 लीटर का होगा तो वह 1 लीटर ही रहेगा। आप उसको ग्लास में रखिएगा तो वह ग्लास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखिएगा तो वह बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक है, वह बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो इसका आकार
परिवर्तनशील होता है, यानी जिस बर्तन में रखिएगा ये उसी में हो जाएगा। आयतन निश्चित रहेगा, 2 लीटर पानी होगा तो 2 ही लीटर रहेगा। यहाँ पर लिखा भी है, इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेती है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं गैस पर। गैस में क्या होता है, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, यानी गैस को जो आयतन होता है और आकार होता है ये दोनों ही परिवर्तनशील होता है। यानी गैस को आप जैसे परफ्यूम लगाते हैं, चाहे गैस ही देख लीजिए, एलपीजी गैस ही हो गया, तो इसका आकार और आयतन दोनों परिवर्तनशील है। थोड़ा सा निकलना शुरू करेगा पूरे फैल जाएगा आसपास। इसका आकार जो है वो भी परिवर्तनशील है, इसको जिस बर्तन में रखेगा वो पूरा तरह से घेर लेगा, यानी इसका आकार और आयतन दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मासे गैस यानी CH4, मीथेन गैस इत्यादि। अब देखिए आपको बता दें यहाँ पे ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते क्रम में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो गतिज ऊर्जा में देखिए, गतिज ऊर्जा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा में गैस बहुत तेज़ी से गति करता है, उसके बाद से द्रव और उसके बाद से ठोस, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास होते हैं इसलिए ये ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। घनत्व की बात किया जाए तो सबसे अधिक घनत्व होता है पहले ठोस में, तब द्रव में, उसके बाद गैस में। अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, यानी ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और उससे कम होता है गैस में। अंतर आणविक स्थान जो है वह गैस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम, ठोस में उससे भी कम। प्रत्यास्था जो है वह ठोस में अधिक होता है, तब द्रव में उससे कम होता है, उसके बाद गैस में और भी कम होता है। सहसंयोजक बल ये ठोस में ज़्यादा होता है, यानी उसके जो अणु होते हैं वह पास में, जैसे अणु है ये दोनों का अणु ये बिल्कुल ये पास होते हैं, और द्रव में थोड़ा सा उससे कम होता है। तो संसर्जक बल सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। विसरण जो है वह गैस में अधिक होता है, यानी कि इस गैस बहुत तेज़ी से फैलता है, उसके बाद से द्रव के कण जो है ना वह इससे थोड़ा और स्लो फैलते हैं और उससे भी कम फैलते हैं ठोस के। तो विसरण याद रखिएगा, गैस में ज़्यादा, द्रव में उससे कम और उससे कम ठोस में। संप्रियता जो है वह संप्रियता सबसे अधिक होता है गैस में, और उसके बाद द्रव में और उसके कम ठोस में। ठीक है, अब देखिए हमारा टॉपिक है अगला, दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है, दृढ़ता कहलाता है, यानी जल्दी टूटने से पहले यह विरोध करता है। तो ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे अब वीडियो जो है ना वह ख़त्म हो रहा है और मिलेंगे कल। आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो ऐसा ही टॉपिक के लिए बने रहिए, कल फिर से मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।